हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कोर्सेज चालू हो चुके हैं। बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं। हमने संविधान को लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, संविधान से रिलेटेड जो कुछ एक्स्ट्रा क्लासें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ साथ हमारे फिलहाल इतिहास चला हुआ है, तो इतिहास की भी कुछ 2 या 4 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, अभी तक हमने वैदिक काल कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वैदिक काल का एक सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट का नाम क्या है? उत्तर वैदिक काल। आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ईच पॉइंट प्रोस्पेक्टिव फॉर योर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन वी विल कवर इन दिस वीडियो, सो प्लीज बी फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए हम जानते थे कि वैदिक काल का पूर्ण समय कितना है। वैदिक काल का पूरा समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, परंतु वैदिक काल 2 भागों में डिवाइडेड है। वैदिक काल यानी कि वैदिक काल वो कब से कब तक है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसी के साथ साथ उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो आज हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल का फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थी कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं वैदिक काल क्या था। ठीक है, वैदिक काल में आप सभी जानते हैं वैदिक काल के अंत तक हमने लोहे की खोज कर ली थी। अब चूंकि उत्तर वैदिक काल आ चुका था, तो उस लोहे की खोज का अब इनोवेशन होने लगा था। ठीक है, उसको हम अपने काम में यूज करने लगे थे। स्पेशली उसका यूज किस में होगा? सबसे ज्यादा यूज उसका कृषि के अंदर होगा। ठीक है, कृषि के अंदर उत्तर वैदिक काल में जो हल यूज करते थे वे लकड़ी के बने हुए करते थे। तो जो लकड़ी के हल थे वे कम खुदाई कर पाते थे, लेकिन जब हमारे उत्तर वैदिक काल में हमने कृषि में लोहे की खोज कर ली, तो अब हम हल में लोहा लगाने लगे। तो लोहे से क्या हुआ? खुदाई गहरी होने लगी। तो इससे क्या है? इनोवेशन है, कृषि में विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वैदिक काल के अंत तक लोहे की खोज हो गई थी, तथा उत्तर वैदिक काल में लोहे का यूज कृषि उपकरण में होने लगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टर्मिनोलॉजी बेस्ड में पूछेंगे कि कृष्ण अयस्क क्या है। कृष्ण अयस्क क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क होता था क्या? लोहा। ठीक है, लोह को कहा जाता है। इसी के साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं मृत भांड जो थे, जो बर्तन थे, उस पर उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी थी, लेकिन चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं थी, क्रिएटिव बेस्ड थी, दूसरा चित्रकारी थी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ी धुंधली चित्रकारी थी, इतनी अच्छी चित्रकारी नहीं थी, परंतु चित्रकारी यूज होने लगी थी मृत भांडों पर, यानी कि बर्तनों पर। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड थी। ठीक है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड थी। तब कृषि के विकास के साथ साथ पशुओं का भी सम्मान होने लगा। आप सभी जानते हैं कि सम्मानित पशु गाय थी। ठीक है, गाय जब हमने कृषि का यूज करने लगी, तो कृषि से क्या होने लगा? हमें चारा मिलने लगा, घास मिलने लगा। और घास कौन खाते थे? पशु खाते थे। तो उससे हमें क्या मिलने लगा? दूध, दही मिलते थे। तो इसके साथ साथ पशुओं का सम्मान होने लगा, और सबसे ज्यादा सम्मानित पशु कौन थी? गाय। ठीक है, अथर्ववेद, जो हमारा अथर्ववेद है, यानी कि हमारा जो एक वेद है, उसके अंदर गाय को एक सम्मानीय पशु बताया गया है। ठीक है, हिंदू धर्म में आप सभी जानते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, तो गाय एक बहुत ही सम्मानीय पशु है। ठीक है, हमारे वेदों में इसके बारे में खूब चर्चाएं की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम अन्न, यानी कि अगर हम अनाज की बात करें, अनाज कौन कौन से इंपॉर्टेंस थे? ठीक है, कुछ भी आस्क इन योर एग्जामिनेशन कि कौन से अनाज ज्यादा इंपॉर्टेंस थे, जिनका ज्यादा तरीके से यूज किया जाता था, ज्यादा बुआई की जाती थी। ठीक है, तो जौ को क्या कहा जाता था? यव। यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कि यव क्या है? तो यव जौ था। ठीक है, हाल ही में आई थिंक 2018 के यूपीएससी एग्जाम के अंदर जौ पूछा गया था। ठीक है, तो यव क्या हो गया? जौ हो गया। ठीक है, इसी के साथ मूंग, उड़द, तिल, गेहूं और धान, इन सब के उल्लेख मिले। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो व्यापार जल व थल दोनों से होता था। देखिए, जल और थल को समझने के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट पेश क्लियर कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, कनेक्टिविटी क्लियर होगी, तो बहुत ही इजी से होगा। देखिए, हमारे पास बैल थे, बैल का हम यूज किस में करते थे? हल के साथ साथ, इसी के साथ साथ बैलगाड़ी में यूज करते थे। तो बैलगाड़ी से हम व्यापार किस तरह से करते थे? थल से। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता में और उत्तर वैदिक सभ्यता में सभी के सभी मुख्य गांव या शहर नदियों के किनारे रहते थे। तो नदियों पे वे नाव के द्वारा
इधर उधर जाते थे। ठीक है, आप जैसे कि अगर आपको उत्तर वैदिक काल समझना है, बहुत ही सिंपल वे बता रहा हूँ, आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लेके जाना है अपना महाभारत व रामायण को। महाभारत व रामायण में आप देख सकते हैं कि नाव का उपयोग होता था। ठीक है, नाव का उपयोग दिखाया गया है। तो जल और थल दोनों तरीके से व्यापार होता था। ठीक है, आप अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो जीके विल बी इजी टू यू। ठीक है, ये आपके बर्डन नहीं होने वाला। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थी टैक्स कैसा था। टैक्स, कृषि, जितनी भी कृषि होती थी, कृषि के अंदर जितना भी अनाज का प्रोडक्शन होता था, उसमें राजा, राजा यानी कि कबीले का राजा, ठीक है, जो कबीले का सरदार होता था उसको राजा कहते थे। तो उनका निश्चित भाग था। ठीक है, उनका निश्चित भाग था। और जो टैक्स के रूप में दिया जाता था, यानी कि जो टैक्स के रूप में अनाज देते थे किसान राजा को, उसको क्या कहा जाता था? बलि। तो इट इज टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। आप देखिए बलि, बलि को अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो बलि को हम कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस हो गया पशुओं का। अब यहाँ पर स्टूडेंट है पे गलती करता है, बलि से पूछ रहा है वो उत्तर वैदिक काल में टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कि बलि क्या है, तो आपको वहां पर कर लगाना है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बी फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, इसी के साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी आती है निस्क या निशाका क्या थे। निस्क या निशाका क्या था? गले में पहनने वाले आभूषण। ठीक है, आभूषण उस वक्त स्त्री व पुरुष दोनों पहनते थे। उत्तर वैदिक काल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरुषों, महिलाओं से ज्यादा पुरुष आभूषण का यूज किया करते थे उत्तर वैदिक काल में। तो इसीलिए निस्क या निशाका तो क्या कह रहे थे? आभूषण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अभी हम क्या बात कर रहे हैं इसमें? अब हम बात करेंगे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आपने अगर उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए, मैं पहले बोल चुका पूरा का पूरा आपको अपना कॉन्सेप्ट से बेस महाभारत की तरफ लीजिए। राजा अपने क्षेत्र विस्तार करने के लिए ज्यादा उत्साहित थे। ठीक है, हर राजा चाहता था कि उसका जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली होगा, सम्राट कहलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो विशाल और विस्तृत राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी। इसका मेन मतलब, इसका मेन मकसद क्या था? विशाल साम्राज्य स्थापित करने का राजाओं का मेन मकसद क्या था? राजाओं का मेन मकसद ये था, आप सभी जानते हैं कि हमने अभी डिस्कस किया कि कृषि होती थी, कृषि महत्वपूर्ण व्यापार था। ठीक है, सब लोग कृषि करते थे लगभग, और कृषि में राजा का लिमिटेड टैक्स था जिसको हम बलि कहते थे। तो जितना बड़ा क्षेत्र होगा, जितना क्षेत्रीय विस्तार होगा, उतना ही राजा के पास टैक्स आएगा। तो जितना ज्यादा क्षेत्र में राजा का साम्राज्य होगा उतना ही ज्यादा टैक्स उसके पास आएगा। तो इसलिए क्षेत्रीय विस्तार पर राजाओं का ज्यादा फोकस रहता था। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी के रिलेटेड पॉइंट हम आगे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार का प्रमुख उद्देश्य ज्यादा बड़ा क्षेत्र यानी कि ज्यादा टैक्स, और टैक्स को क्या कहा जाता था? बलि। ठीक है, इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, और यहीं से एक शुरुआत हो जाती है कि उत्तर वैदिक काल के हनन, मतलब उनका फिर यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ना ही उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखिए राजाओं को महामंडित करने के लिए ब्राह्मणों ने राजाओं को बड़ी बड़ी उपाधि देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करने लगे कि राजाओं को महामंडित, ठीक है, महिमा मंडित, ठीक है, महिमा पंडित करने के लिए, क्योंकि महिमा जब बड़ी करने के लिए उनको बड़े बड़े नाम उपाधि देने लगे। ठीक है, राजा, महाराजा, अधिराज, ठीक है, सम्राट, बहुसम्राट, ठीक है, इस तरह की उपाधियां उनको ब्राह्मण देने लगे। इससे क्या हुआ? इससे इंपॉर्टेंस ब्राह्मण की भी क्रिएट हुई, और जब राजा खुश होगा तो ब्राह्मण से राजा खुश होगा तो ब्राह्मण का भी उद्धार होगा। परंतु इन सब चीजों में क्या हुआ? सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो वैश्य और शूद्र हो गए उनकी कनेक्टिविटी उनसे खत्म होने लगी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हुआ? राजाओं को शक्ति बढ़ाने के लिए ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। ठीक है, उन यज्ञ के नाम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। इससे क्या हुआ? जब बड़े बड़े यज्ञ होंगे ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण बुलाए जाते थे यज्ञ करने के लिए। ठीक है, और उनमें राजा बहुत सारा दान किया करते थे। ठीक है, बहुत सारा खर्चा किया करते थे, और वो सारा खर्चा किसे जाता था? ब्राह्मण के पास जाता था। तो ब्राह्मणों का यश बढ़ने लगा, राजाओं का यश बढ़ने लगा। ठीक है,
और क्या होता था, यज्ञ के टाइम पर बलि दी जाती थी, ठीक है, बलि दी जाती थी कि इनकी जान होगी। और उस वक्त मुख्य जानवर कौन से थे, उस वक्त मुख्य जानवर थे बैल, बैल और गाय मुख्य जानवर थे। अब चूंकि गाय तो है पूजनीय पशु, तो गाय को तो बलि दे नहीं सकते, किसकी देंगे, अब देंगे वहां पर बैलों की बलि। और जब बैलों की बलि देने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे रोजमर्रा में, तो क्या हुआ, इससे कृषि पर असर पड़ने लगा, क्योंकि कृषि में बैलों का यूज होता था हल चलाने के लिए। अब बैल बलि में जाने लगे तो कृषि पर असर होने लगा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो वैश्व समाज था, ठीक है, जो वैश्व समाज था, जो व्यापार से संबंधित था, उसको नुकसान होने लगा, उसका व्यापार कम होने लगा, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या हुआ, इस काल में सबसे बड़ी चीज आ गई अप्रसन्नता, यानी कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र ये तो कहलाए जाने लगे बड़े धर्म, ठीक है। इसी के साथ साथ जो शूद्र आए उनका परित्याग होने लगा, क्योंकि ये इनकी सेवा करते थे, इसी के साथ साथ इनकी गंदगी और जो भी सब होता था वे सब साफ करते थे, तो इसलिए इसको यहाँ पर अनटचेबिलिटी करार कर दिया गया। जबकि वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये धीरे धीरे ये काम शुरू होने लगे। तो क्या हुआ, इससे यहाँ पर इनका इसका वैदिक सभ्यता का अंत यहाँ से शुरू होने लगा, ठीक है, क्योंकि इससे वैश्विक भी समाज हो गए। वैश्विक किस कारण, पशु बलि होने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा, और शूद्र इनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था, तो शूद्र का भी मन इनसे कटने लगा। तो सिर्फ दो वर्ण को निकल कर आए जिनका पूर्णतः विकास हो रहा था, ब्राह्मण व क्षत्रिय, परंतु दो वर्ण ऐसे निकल कर आए जिनका कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इससे क्या आने लगा, डिवाइड आने लगा, ठीक है, डिवाइड होना शुरू हो गया, ठीक है। हम इस बात को आगे भी डिस्कस करेंगे, लेट मी कंटिन्यू, ठीक है। पर हम आप याद करते हैं कुछ प्रमुख यज्ञ, बहुत ही प्रमुख यज्ञ है, और अगर आप महाभारत और रामायण देखते होंगे तो डेफिनेटली आपने इन यज्ञों के बारे में सुना होगा। एक यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, सुरापान होता था। सुरापान का मतलब बहुत बड़ी बड़ी दावतें किया करते थे। इसके साथ साथ राजा क्या करते थे, जो उसके रत्नीन होते थे, रत्नीन यानी उच्च पदाधिकारी, उनको उपहार दिया करते थे, ठीक है, उनकी रेवेन्यू दिया करते थे, उनका प्रमोशन किया करते थे। तो इस यज्ञ में यही होता था, प्रमोशन मतलब उस पदाधिकारी को प्रमोशन के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था, ठीक है। इसी के साथ साथ आता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या हुआ, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ में विजेता बनाया जाता था, ठीक है, राजाओं को रथों की दौड़ में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, और उसमें जीतता राजा ही था। अगर राजा हार गया तो फिर प्रजा का तो, ठीक है, तो इसमें राजा ही जीतता था, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ आता है अश्वमेध यज्ञ। आपके एग्जाम में अश्वमेध यज्ञ पूछा गया है, और अगर आप महाभारत को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा कि जब युधिष्ठिर ने अपना अश्वमेध यज्ञ बनाया गया, और जब इसकी सूचना किसके पास पहुंची, दुर्योधन के पास पहुंची, तब उन्होंने उनको चौसर खेलने के लिए इनवाइट किया गया था। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ यह होता था कि एक घोड़ा 1 वर्ष के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, एक घोड़ा 1 वर्ष के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और फिर जहां जहां तक वो घोड़ा जाता था, जहां जहां तक वो घोड़ा जाता था, वो क्षेत्र राजा को हो जाता था, और अगर कोई इसको अपनाने से मना करता था तो राजा उस क्षेत्र पर आक्रमण किया करता था, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा था, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नॉर्मल। हमारा समाज वर्ण व्यवस्था में बटे हुए थे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में बटे हुए थे। कौन कौन से वर्ण थे, इन वर्ण की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। बहुत से लोग मैंने क्रोनोलॉजी मिसमैच करते देखे हैं, ठीक है, परंतु क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। नंबर 1 पर ब्राह्मण मतलब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, वो तीसरे पर नंबर पर आते हैं शूद्र। तो इनकी आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में निकल कर आएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है महिलाओं की स्थिति। देखिए, जिस समाज में महिलाओं का आदर नहीं होगा वो समाज अपने खात्मे की ओर जा रहा होगा, ठीक है। और यही कारण था कि हमारे उत्तर वैदिक काल में इसका समाप्ति की ओर जाना, तथा फिर उत्तर वैदिक काल से 2 धर्मों का निकल कर आना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मुख्यतः निकलना यहीं पर आता है क्योंकि हमारे उत्तर वैदिक काल में कुरीतियां आ गई थी, और कुरीतियों का पूरी तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा था। तो इसी कारण लोगों ने एक अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म को अपनाना चाहा, ठीक है। तो इसी कारण हम यहाँ पर समझते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एक शब्द सुना होगा आपने, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब पत्नी के लिए विशेष रूप से यूज किया जाता है, ठीक है, परंतु अर्धांगिनी स्पेशली वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जो
सतपथ ब्राह्मण होते थे। सतपथ मतलब जो सत्य के पथ पर चलने वाले ब्राह्मण होते थे, उनकी पत्नियों को ही अर्धांगिनी कहा जा सकता था। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी अपनी पत्नियों को अर्धांगिनी कह देगा। ठीक है, उनकी पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था। ठीक है, आपसे ये नाम पूछे जाएंगे, गार्गी, मैत्री और वाचक नामी। गार्गी, मैत्री और वाचक नामी उस वक्त में विशेष या मुख्य विदुषी थी। और विदुषी टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विदुषी का मतलब आपको बताना है कि विद्वान। ठीक है, उस वक्त महिलाएं विद्वान थी। आप देखिए उस वक्त महिलाओं की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। अब जिस समय में महिलाओं की कंडीशन अच्छी नहीं है, उस समय में जो विद्वान महिलाएं थी उनका नाम पूछना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस काल में महिलाओं की स्थिति। हमने वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया। उस वक्त महिलाओं की स्थिति सामान्य थी, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते कुरीतियां इतनी आ गई, और स्पेशली उन कुरीतियों की प्रैक्टिस सिर्फ दो प्रकार के लोगों पर ही की गई, एक तो शूद्रों पर, और दूसरी सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन आई निकलकर महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं की स्थिति इस वक्त तक बदतर हो चुकी थी। ठीक है, बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी थी। महिलाओं के बाल विवाह किया जाता था। ठीक है, बाल विवाह किया जाता था। बाल विवाह के कारण उनकी मृत्यु दर में बहुत बढ़ोतरी हुई। ठीक है, मृत्यु दर बहुत बढ़ोतरी की ओर चलने लगी। दहेज विवाह किया जाता था। दहेज विवाह क्या था? कोई भी गरीब व्यक्ति दहेज विवाह के कारण अपनी जो पुत्रिया का विवाह करता था, उस कारण वह कर्ज में दब जाता था। ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी। सती प्रथा, सती प्रथा के कारण मर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसी के कारण उस वक्त बहुविवाह की प्रथा थी। बहुविवाह मतलब एक व्यक्ति कई इस तरह से विवाह किया करता था। अब चूंकि उस व्यक्ति को अगर वो किसी कंडीशन से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी 6 या 7 स्त्रियों को या 6 या 7 पत्नियों को भी सती प्रथा के कारण उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था। तो महिलाओं की मर्टिलिटी रेट बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी स्थिति कमजोर हो गई। और सबसे बड़ी हालत यहाँ पर निकल कर आई कि महिलाओं को सभा व समिति में भाग लेने का अधिकार भी छीन लिया गया उनसे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में उनको यह सभा में भाग लेने का अधिकार था, तथा वो भी छीन लिया। तो इस कंडीशन में क्या आ गई, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी उस वक्त तक। ठीक है, तो इसी कारणवश यहाँ पर निकल कर आता है कि महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई, शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई, वैश्य भी परेशान हो चुके थे। तो उनको अल्टरनेटिव सोर्स मिला जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से फैला एकदम से। ठीक है, 6वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म व बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से फैला, क्योंकि लोगों ने वैदिक धर्म को छोड़कर जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अपनाना अच्छा समझा। ठीक है, तो जब हम जैन धर्म बौद्ध धर्म पर आएंगे तब हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आता है धर्म। धर्म धर्म उस वक्त क्या था? ठीक है, धर्म का मतलब होता है क्रियाकांड। आपका धर्म क्या है? ठीक है, धर्म से रिलेटेड ये नहीं है कि आप किस धर्म में जन्म लिया। धर्म का मतलब होता है आपने जहां जन्म लिया उसके हिसाब से आपके कर्म क्या है, और उन कर्मों को अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आपका धर्म स्थापित होता है। ठीक है, हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता में मुख्य देवता कौन थे? इंद्र, अरुण, इंद्र, अग्नि और सोम। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रमुख देवताओं को प्रजापति कहा जाने लगा। और प्रजापति में विशेष तौर पर शिव आए, शिव शंकर कहा जाता है जिनको, ब्रह्मा और विष्णु, इनकी महिमा का गुणगान होने लगा। तो क्वेश्चन आता है कि शिव, ब्रह्मा, विष्णु वैदिक काल से ही पूजनीय थे? जी नहीं, ये उत्तर वैदिक काल से पूजनीय होने शुरू हो गए। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन निकल कर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत से स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इस बारे में जानकार नहीं होंगे, और अगर जानकार होंगे तो पूरी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। जो हमारा वैदिक साहित्य है वो कैसा था? ठीक है, तो वैदिक साहित्य को डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, वैदिक साहित्य मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक को कहते थे श्रुति, एक को कहा जाता था स्मृति। ठीक है, तो श्रुति और स्मृति, ठीक है, नाम भी आते हैं स्मृति रायनी और श्रुति भी आपके आसपास कोई होगी। ठीक है, तो 2 मुख्य निकल कर आते थे, श्रुति और स्मृति। वैदिक साहित्य 2 भागों में बटा हुआ था। अब बात करते हैं श्रुति। श्रुति के अंदर हमारे मुख्यतः 4 वेद निकल कर आते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 वेद निकल कर आते हैं, और इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप इनको आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, नंबर 1 पर आता है ऋग्वेद, नंबर 2 पर आता है सामवेद यानी कि ऋग्वेद, इसमें पूजा पाठ यानी कि यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद, इसमें वनस्पति के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद यानी कि व्यापार, और यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी कि आपका मेडिकल साइंस यहाँ पर निकल कर आता है। इसी के साथ साथ स्मृति में क्या निकल आता है? स्मृति में 5 चीजें निकल कर आती हैं। नंबर 1 पर आता है
आयुर्वेद, आयुर्वेद नंबर 2 पर शिल्प वेद, नंबर 3 पर धनुर्वेद और नंबर 4 पर गंधर्ववेद। आयुर्वेद यानी कि आप आयुर्वेद समझते हैं मेडिकल, शिल्प वेद यानी कि आपके इंजीनियरिंग निकल गया आगे, यहाँ पर आप शिल्प यानी कि मूर्तियां जो बनाई जाती थी, इसी के साथ साथ चित्रकारी जो की जाती थी शिल्प वेद में बना देते हैं। धनुर्वेद यानी कि आपको धनुर्विद्या सिखाई जा, और गंधर्ववेद में आप आ जाते हैं केमिस्ट्री नॉलेज, ठीक है। इसके साथ साथ वेदांग, वेदांग वेदांग हमारे टोटल 6 होते हैं, 6 हमारे वेदांग है। 6 के अंदर कौन कौन से आ गए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है। वेदांग, वेदांग के अंदर हमारे क्या क्या आ गए? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष हमारे व्याख्यान में एक एग्जाम में पूछा गया था कि ज्योतिष कहां पर पाया जाता है, ज्योतिष विद्या कहां पर पाई जाती है। तो हमारे स्मृति के वेदांग भाग के नंबर 6 पर ज्योतिष विद्या दी गई है। तो ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर स्लाइड खत्म होती है। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ और अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं। टर्मिनोलॉजी स्पेशली बेस्ड हमारा वैदिक साहित्य से, ठीक है। वैदिक साहित्य के अंदर एक शब्द आता है अरण्यक। अरण्यक क्या होता है? अरण्यक का अर्थ है वनों की पढ़ाई, ठीक है। वनों की पढ़ाई नहीं, वनों में पढ़ाई, ठीक है। जो गुरु अपने शिष्यों को वनों में ले जाकर पढ़ाते थे, उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहा जाता था? अरण्यक, ठीक है। कुछ पढ़ाई वनों में की जाती थी, ठीक है। क्योंकि आपने अगर महाभारत देखा हो ना, महाभारत से रिलेट कीजिए, आपने देखे पांडव ने वनों के अंदर कितने वर्ष बिताए, तो ठीक है। तो वो बिताने में क्यों सफल हुए? क्योंकि उन्होंने अरण्यक की शिक्षा ग्रहण की हुई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ आते हैं उपनिषद। उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे टोटल उपनिषद कितने हैं। हमारे टोटल उपनिषद 108 हैं, 4 ग्रंथ, ठीक है। उपनिषद 108 और वेदांग 6, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उपनिषद होते क्या थे? उपनिषद का मेन मतलब था गुरु के समीप, ठीक है। तो ये गुरु के समीप रहकर ही उपनिषद सीखे जा सकते थे, ठीक है। उपनिषद में डिफरेंट टाइप की बातें बताई गई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो गरीबों के समीप, गुरु के समीप रहकर ही उपनिषद पढ़े जाते थे। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, हाउ मेनी उपनिषद वी हैव इन आवर वैदिक साहित्य। सो टोटली वी हैव 108, 108 उपनिषद इन आवर वैदिक साहित्य। 4 ग्रंथ, 108 उपनिषद, 6 वेदांग, ठीक है। ओके, अब हम ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में नजर डालते हैं। ऋग्वेद से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें टोटल 128 प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं को कहते हैं सूक्त। सो टोटल पूछे गए हैं ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त है? टोटल 1028 सूक्त ऋग्वेद के अंदर है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया हुआ है। ऋग्वेद को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? टोटल 10 मंडलों में, ठीक है। तृतीय मंडल यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः वाला कौन से ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है? कुछ को तो ये नहीं पता होगा कि गायत्री मंत्र आता कहाँ है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंदर आता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सॉरी ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र आता है, ठीक है। इसके बाद 1028 बार प्रार्थनाएं है, तो 1028 बार ही ओम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 1028 बार ही ऋग्वेद के अंदर ओम शब्द का इस्तेमाल किया गया। नाउ 99% लोगों को ये पता नहीं होगा, जब मैं बताने वाला हूं कि ऋग्वेद की रचना किसने की। तो ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन, महर्षि कृष्ण देवपायन ने ऋग्वेद की रचना की। कौन सी लिपि में, कौन सी भाषा में? तो ब्राह्मी लिपि में। संस्कृत आ गया ना, तो संस्कृत में आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में हमारा ऋग्वेद लिखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ हालांकि ब्राह्मी लिपि 10 कुछ मायनों में संस्कृत कही जाती है, परंतु आपका राइट ऑप्शन वहां पर ब्राह्मी लिपि ही होगा। 10वें मंडल में वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 10वें मंडल में वर्णों का उल्लेख किया गया है। और सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णित है। सिंधु नदी सबसे ज्यादा बार वर्णित की गई है। और सबसे शुद्ध नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे शुद्ध थी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी को ऋग्वेद के अंदर कुंभा नदी नाम से बोला गया है। गंगा नदी का मात्र एक बार वर्णन है हमारे ऋग्वेद में, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन, कुछ आपके फैक्ट्स यहां से निकल कर आते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि हमारे संविधान के अंदर जो क्या दिया गया है, हमारे संविधान के अंदर जिस तारीख को लिया गया है, यानी कि सत्यमेव जयते जो वर्ड दिया गया है हमारे संविधान के अंदर, वो हमारे ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। आपको ये बात बतानी है कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मैं आपको ये बात डिस्कस करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो प्रारंभ करूंगा। ये आपको होमवर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते जो हमारे संविधान के अंदर लिया गया है वो हमारे ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो दिस इज द वीडियो अबाउट उत्तर वैदिक काल। आई होप वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शन। और अगर कुछ सेक्शन छूट गया है, अगर आप समझते हैं कुछ सेक्शन छूट गया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसके साथ साथ आपको कोई डाउट हो तो यू हैव योर कमेंट बॉक्स, इन योर कमेंट बॉक्स wrote down your doubt. I will be definitely access to your doubt, ठीक है। इसके साथ साथ if you like our video, if you like our effort, then please do hit the like button, as well as if you think this video will be helpful for other person, especially for this Delhi police, then please do share to them and also do subscribe our channel. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा।